मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान हैं, यहां हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहां मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहां हैं और इतने तादाद में जो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूं। पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मेरे दीनी मदरसे के बच्चे, मेरे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, मजदूर, किसान, सारे पाकिस्तान के सूबे और खास तौर पे आज जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हम ये नहीं देख लेते कि हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके ऊपर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ख़ास तौर पे पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, ये जो इलाके जिधर लोग मुतासर हैं, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। मैंने टेलीथॉन किया, मैंने सोचा कि 3 घंटे का मैं टेलीथॉन करूंगा, चंद करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, 3 घंटे से भी कम वक्त पे पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपया जमा किया मुतासरीन के लिए। हम वो पाकिस्तानी कौम है जिसे खौफ खुदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये वो कौम है जो समझती है कि अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में हैं। और मुझे इतना फख्र हुआ सुरगोदा, मुझे इतना फख्र हुआ कि मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जिस तरह दिल खोल के पैसा दिया, 550 करोड़ रुपया सिर्फ 3 घंटे के वक्त में उन्होंने पैसा जमा कर दिया। और मुझे इतने पैगाम आए कि इमरान खान, हम कोशिश करना चाहते थे लेकिन वो लाइनें ही सारी भरी हुई थी, ब्लॉक हुई थी। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि अगर हमारे पास वक्त होता और वो टेलीफोन लाइंस खुली होती तो 5.5 अरब रुपया मजीद और जमा हो जाता। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इंशाअल्लाह अब ये पैसे भी इकट्ठे करूंगा। प्रोग्राम बना रहा हूं कि किधर किधर हमने सबसे ज्यादा जरूरत है और पैसा खर्च करें। और मैं अपनी सारी कौम को भी आज दावत देता हूं कि जो भी मदद करना चाहे दुखी इंसानियत की, तो इंशाअल्लाह हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और जो हमें कॉल करेगा हम बताएंगे कि ये फलानी जगह है, डीजी खान उधर आप मदद कर सकते हैं, या सिंध के अंदर, सिंध में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ,
तो उधर हम लोगों को भी बताते रहेंगे कि कैसे हम अपने जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी मदद कर सके। लेकिन एक अच्छा आईएसएफ, अभी आपने चुप करके सुनना है मेरी बात। आईएसएफ में डिसिप्लिन चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब मैं वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, अगर ये सुन रहे हो तो तुम्हें पहली दफा अंदाजा हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। अब पता चला कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दो। ये देखी थी फॉरेन फंडिंग, ये ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा हमें, और ये वो पाकिस्तानी हैं। इंशाअल्लाह मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा, और जो हमारा बैरूनी कर्जा है जिसकी वजह से हमें आईएमएफ की गुलामी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाथ फैलाने पड़ते हैं लोगों मुल्कों के सामने कि जी हमें पैसा दे दो, इंशाअल्लाह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं मोबिलाइज करूंगा, ऐसी स्कीम्स लेके आऊंगा। ये मेरा ईमान है कि हम ये जो इस मुल्क के लुटेरों ने कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क में, मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले गए, और जो हमारे ऊपर ये कर्जे का बोझ जिसकी वजह से हमारी इज्जत जाती है जब हम लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंशाअल्लाह हमारी मदद करेंगे कर्जा उतारने के लिए, और इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करके एक खुददार कौम बनने के लिए। पाकिस्तानियों और सरगोदा के बाशऊर मेरे शहरियों, वैसे मैं कभी नहीं समझता था इतनी तादाद में सरगोदा के लोग निकलेंगे। अच्छा सरगोदा, पहले मैं आपसे एक संजीदा बात करना चाहता हूं। सरगोदा और मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, ये याद रखना कि हमारा मुल्क कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकेगा जब तक पाकिस्तान में हम एक इंसाफ का निजाम नहीं कायम करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। आज अगर हमारा मुल्क एक अजीम कौम नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था। मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया। मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए, सारे बेचारे गरीब, छोटे
बैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन लुटेरों में से एक हाँ, एक डीजल भी था। लेकिन दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, सरगोदा, मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूं कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरे क्या फिर से सरगोदा बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया, साथ डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था, और उसके बाद जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी की पता क्या बीमारी है? जरदारी की बीमारी यह है कि वो जब नोट देखता है ना, वो पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है, उसकी मूछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है, उसको बीमारी है। उसको यकीन, मैं आपको यकीन बनाऊं, उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, बैरूनी साजिश, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म, अब ये फिर से हम इनके बच्चों की नीचे हम इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है अल्लाह का। अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े, कौम जिस तरह अब निकल रही है, लोग तो यहां मिठाइयां बांटते थे जब गवर्नमेंट जाती थी, तो जिन्होंने साजिश की थी वो हक्के बक्के रह गए, कौम सड़कों पे आ गई, खुद निकलना शुरू हो गए। नौजवान तो पहले ही तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की पहली दफा आजादी के बाद पहली दफा हमारी ख्वातीन भी इस तहरीक में शिरकत किया उन्होंने, बल्कि स्कूल के बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने जुल्म किया हमारे पे, 25 मई को इन्होंने हमारे पे जुल्म किया। इन्होंने पुलिस और रेंजर्स ने फैमिलीज के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर इन्होंने जिस तरह की शेलिंग की, खौफ फैलाया, FIRs काटी मेरे ऊपर, मैं तो भूल ही गया हूं कितनी FIR है, कोई 17 तो कट चुकी है। इन्होंने समझा कि अब ये डर के बैठ जाएंगे। इनको बताया गया कि ये तो जी मम्मी डैडी हैं, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते। तो पहला झटका पड़ा इनको जब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन आया, बाय इलेक्शन। हर हरबा इस्तेमाल किया,
इलेक्शन कमीशन ने पूरा जोर लगाया, धांधली के रिकॉर्ड तोड़े, पुलिस का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद हमजा कुकड़ी को फारग करना पड़ा। अब जब ये इलेक्शन हार गए, अच्छा अब सुने जरा, इलेक्शन हार गए, कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। 2/3 अक्सरियत इनके सामने आनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया। सरगोदा पता क्या प्लान बनाया? किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए, किसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, क्योंकि इनको ये तो समझ आ गई कि इलेक्शन के अंदर तो इनसे जो होगा वो पंजाब के बाई इलेक्शन से भी बुरा होगा। तो तब साजिशें दूसरी शुरू हुई। पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके बाद तोशाखाना, और इंशाल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं ये जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हो गया 2। फिर सब बुत उठवाए फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए। पहले इन्होंने, अब ये जरा सुने, 27वीं रमजान को सुने, जरा ऐसे गौर से सुनो। 27वीं रमजान को हम शब दुआ बना रहे थे। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने मुल्क के लिए। हमें क्या पता था कि उस दिन चेरी ब्लॉसम और ये अपनी टीम लेके मदीना चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। जब शब दुआ खत्म हुई तो पता चला कि मदीना में इनको चोर चोर के नारे लग गए। अब मदीना में इनको चोर के नारे लगते हैं और FIR इमरान खान पे कट जाती है तौहीन मजहब पे, और मेरे पे और हमारे कई लीडर्स पे छप तौहीन मजहब की FIR कट जाती है। मदीना में नारे कोई लगाता है, FIR हमारे पे कट जाती है। फिर सुने, फिर क्या होता है। मैं अपना
मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको पहले अगवा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, दहशतगर्दी का केस कर देते हैं। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। कभी मैं दुनिया के अखबारों में फ्रंट पेज पे नहीं आया। ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काटते हैं और मुझे पकड़ने भी आ रहे थे, सिर्फ एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, दहशतगर्द बना दिया। वो शहबाज गिल का किसी ने नहीं पूछा कि कौन सी दुनिया का महज़ब माशरा इजाजत देता है कस्टोडियल टॉर्चर को। उस बेचारे कैसे जो करते हैं, उसका जो ज़हनी दबाव उस पर पड़ता है। तस्वीरें उसकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो जुल्म किया जाता है उससे। और यही नहीं रुकता, एक सहाफी जमील फारूकी, उसको भी पकड़ के उठा लिया जाता है, उसको भी नंगा किया जाता है, उस पर भी तशद्दुद किया जाता है। और फिर हमारा सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसके ऊपर 27 FIR काटी जाती हैं। सिंध असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, वो एक केस से निकलता है, दूसरे में जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और जब सारी कौम ये जब तमाशा देखती है और इंसाफ मांगती है, तो ये नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नून लीग वाले बड़े गौर से सुन लो, तुम ये जो कहते हो कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ को किया गया, मुझे मेरे ऊपर केस बनाया जा रहा है किस चीज का? दहशतगर्दी का। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका। अब नवाज शरीफ के ऊपर क्या था, जरा आप गौर से, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जरा ये वीडियो देखना। ये वो वीडियो देखेंगे, आराम एक अभी आप रोको, ये जो वीडियो मैं ताकि देख आप खुद अपनी आंखों से देखें कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, 3 दफा। उसका 4 महंगे तरीन लंदन के अंदर अरबों रुपए के ये महल खरीद लेता है, लंदन के सबसे महंगे इलाके में। तो मैं जब पूछता हूं इनसे आज से 10 साल पहले कि जनाब ये किधर से पैसा आया महलों का, तो ये जरा आप सुने, ये आज से 10 साल पहले की गुफ्तगू है, सुने जरा ये। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? एक मिनट, अब ये 10 साल पहले था, ये 10 साल पहले था। अब इसके जवाब में शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम का बेटा, अब ये सुने, ये सलमान शहबाज क्या कह रहे हैं, जरा ये सुने आप। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। बात ये है कि सुन लिया,
कहता किधर हैं ये प्रॉपर्टीज, लगाएं, बताएं, सबूत दें। अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीबी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अच्छा जी, आप जरा अब ये सुन लिया आपने। अब ये थी चीजें आज से 8 साल पहले, ये जबकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इनको नहीं पता कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि कोई दुनिया में नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। तो अब जरा ये देखें कि पीछे हुआ क्या। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तानियों, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो ये झूठ सुनिया पहले आपने कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जब ये पकड़ा जाता है तो मरियम बीबी के भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। यहाँ अब हुसैन ये कह रहे हैं कि जब वो कह रही थी ना कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज, ये 4 अरबों रुपए के बड़े महलात इनकी मालिका मरियम नवाज थी। अब मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। पैसा किधर से आना था? किधर से आना था पैसा? बताओ, पैसा किधर से आना था? आपसे आना था। कौम का पैसा चोरी करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। अच्छा जी, अच्छा अब एक तरफ और मेरी बहनों, आपने गौर से सुनना है कि जब एक कौम की ख्वातीन जाग जाएं तब असल में इनकलाब आता है, क्योंकि घरों में इनकलाब आ जाता है। अब हालात ये हैं कि बाप नून लीग में है, पीछे से बीवी बच्चे सारे पीटीआई में, क्योंकि ख्वातीन के अंदर ना अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो मां जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। अच्छा, तो एक तरफ तो पैसा है इस मुल्क का चोरी करके ये, और जरदारी खानदान और शरीफ मुल्क से बाहर आपका पैसा चोरी करके, ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं ये आपके पैसे से खरीदे गए हैं। और इसलिए मैं 26 साल से जिहाद कर रहा हूं इनकी करप्शन के खिलाफ।
क्योंकि करप्शन क्या होती है, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? आईएसएफ, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब आपके घर में जाके कोई चीजें चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आप सबका पैसा जो स्कूलों पे लगना, जो अस्पतालों पे लगना है, जो सड़कों पे, जो मुल्क के बिजली बनाने में, जो चीजें सस्ती करने में पैसा होता है, वो चोरी में मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए करप्शन कौमों को तबाह कर देती है। चोरी तो सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन मुल्क तबाह कर देती है। तो ये क्यों चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं? ऐसे बताओ क्यों पैसा बाहर भेजते हैं? क्योंकि अरबों रुपया आप अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते। अरबों रुपया अगर आप मुल्क में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया, इसलिए चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो अपना पैसा बाहर, और आजकल चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ लोगों के पास जा रहा है। बड़ी तकलीफ है इसको मुतासरीन की, जहाजों से चीजें फेंकी जा रही हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर तुम सीरियस हो तो अपने और भाई और जरदारी को कहो आधा भी अपना पैसा वापस ले आओ, तो हम कितनी मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की। अच्छा अब जरा ये सुने, शहबाज शरीफ जब से आया है मुल्क को शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जरा ये सुने क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बहुत मजबूरी है क्योंकि हम सारा पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, तो अब मजबूरी है। तो खुदा के वास्ते पैसा दे दे। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं उनको कहते हैं कि पाकिस्तान पैसा लेके आओ, और यहां से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं। नौजवानों, कोई मुझे बताएं, आज मुझे कोई दुनिया का सरबराह बताएं, बनाना रिपब्लिक्स का नहीं, जो कि मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है, मुझे एक सरबराह बताएं जो पॉलिटिक्स कर रहा है अपने मुल्क में और उसका पैसा भी बाहर पड़ा है, उसके बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, और जब उनसे पूछें कि पैसा किधर से आया था घर खरीदने का, तो कहते हैं हम तो जवाबदेही नहीं, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इनको हमारे पे मुसल्लत किया गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि पाकिस्तानी कौम, आपने मेरे साथ खड़ा होना है और हमने हकीकी आजादी इन लोगों से छीननी है। सरगोदा, अब डीजल, अच्छा मैं अब डीजल पे आने लगा हूं। जब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई, सुने जरा, जब साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई, जो हुकूमत पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो हुकूमत बताती है कि एक साल में क्या माशी कारकर्दगी हुई, ये सारी एक किताब में लिखी जाती है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये इस हुकूमत ने शाया किया। इसके मुताबिक, सरगोदा जरा ये गौर से सुने, नौजवान आपकी तवज्जो खास तौर पे चाहिए। ये कहते हैं इसके मुताबिक कि पिछले 2 साल में, जो हमारे 2 आखिरी साल थे, पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी, तीसरे साल में 5.6% और चौथे साल में 6%।
17 साल के बाद ये पाकिस्तान की बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई थी। हमारी माशी कारकर्दगी 16 साल के बाद हुई इस सतह पे। कोरोना के बावजूद जिसने सारी दुनिया में तबाही मचाई, हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में असल तौर पे दौलत में इजाफा होता है, वो रिकॉर्ड पे थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंसेस भेजी वो रिकॉर्ड थी। हमारी जो टैक्स कलेक्शन जो हम आपके ऊपर खर्च कर सकते थे वो रिकॉर्ड थी। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमारे किसानों के पास सबसे ज्यादा पैसा आया पिछले 2 सालों में। और हमने इसके बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने पूरी कोशिश की कीमतें नीचे रखने की। जो हमारे दौर में महंगाई थी, जिसको कहते हैं SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो आम आदमियों के लिए महंगाई होती है, जो खाने पीने की चीजें, बिजली, गैस वगैरह, हमारे दौर में वो था 17 से 18%। आज आप जानते हैं वो कितना है महंगाई, 4 महीनों में किधर से किधर गई। हम जब छोड़ के गए थे तो 17 और 18% के बीच में थी। सरगोदा आज 45% से ऊपर चली गई है। 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। आज जो बिजली के बिल देने आए थे लोग, पूछे जिन्होंने बिजली के बिल दिए हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं बिजली के बिल दिए हैं। बताएं मुझे कि जब बिजली के बिल दे रहे थे तो 2 गोलियां डिस्प्रिन की भी साथ खानी पड़ी। धचका पड़ा। और ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई की। मैं तो आज पहले तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू अल्लाह हक है।